नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य रसद मंत्री कमाल अख्तर जी। कमाल अख्तर जी से आज हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। यूपी के खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री कमाल अख्तर का जन्म 1970 में अमरोहा जिले के हसनपुर इलाके के उझारी गांव में हुआ। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी की पढ़ाई के दौरान 1994 में वे छात्र यूनियन के अध्यक्ष बने। छात्र राजनीति के जरिए सियासत में कदम रखने वाले कमाल अख्तर 1998 में समाजवादी युवक जनसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। 2004 से 2010 तक राज्यसभा सांसद बनने के बाद 2012 में वो हसनपुर विधानसभा से विधायक चुने गए और 2012 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद सीएम अखिलेश यादव ने 2014 में उन्हें प्रमोशन देकर खाद्य एवं रसद विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया। मौजूदा समय में वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ये था कमाल अख्तर जी का राजनीतिक जीवन। कमाल अख्तर जी, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कमाल अख्तर जी, बड़ा राजनीतिक कैरियर है और आप उत्तर प्रदेश सरकार में युवा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कहाँ से आपने राजनीतिक कैरियर चालू किया और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मेरे पिताजी गांव के प्रधान थे और उसके बाद नगर पंचायत उझारी के चेयरमैन हुए। वहीं से हम लोगों को राजनीति की प्रेरणा मिली। उसके बाद जब हम लोग थोड़े बड़े हुए तो अपनी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ पर गए। वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से छात्रों का उत्पीड़न होता था। वो अटेंडेंस को लेके होता था, फीस को लेके होता था। बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग थे, जब वो ज़्यादा उत्पीड़ित हुए तो वो एक आंदोलन बहुत बड़ा वहाँ पर चला और उस आंदोलन के बाद फिर हम लोग वहाँ से राजनीति के अंदर उतरे। और वहाँ के लोगों की मेहरबानी रही, कृपा रही वहाँ के छात्रों की कि मैं सबसे कम उम्र में जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला अध्यक्ष हुआ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। वहाँ से जब हम लोगों की राजनीति शुरू हुई तो हमारे यहाँ जो वार्षिक उत्सव होता है, जो यूनियन का ओपनिंग या इनॉग्रल फंक्शन या उद्घाटन फंक्शन होता है, तो हम लोगों ने ये तय किया 1994-95 में कि हम लोग एक ऐसे नेता को अपनी यूनियन में मुख्य अतिथि बुलाएंगे जो इस देश के सेकुलरिज्म को, जो इसके देश की जो आपस में भाईचारा है उसको कायम रखने के लिए उन्होंने बहुत काम किया हो। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हम लोग वहाँ पर माननीय मुलायम सिंह जी को बुलाएंगे और हम लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी को अपने वार्षिक उत्सव के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया और उसके बाद से मैं माननीय मुलायम सिंह जी के साथ जुड़ गया। कमाल अख्तर जी, आप छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे। उस समय की छात्र राजनीति और वर्तमान छात्र राजनीति का जो स्वरूप है, कहीं आप उसको भिन्न मानते हैं कि क्या बदलाव हुआ है? नहीं, बदलाव, थोड़ा बदलाव हुआ है। मैं अकेली छात्र राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की राजनीति की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग छात्र राजनीति करते थे तो मैं ये बड़े गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूँ कि उस टाइम मुद्दे छात्रों की समस्या हुआ करते थे। उस टाइम मुद्दे लड़कों की फ़ीस का मुद्दा हुआ करता था। उस टाइम मुद्दा जो छात्रों को हॉस्टल की समस्याएं थीं, अटेंडेंस शॉर्ट की समस्याएं थीं, उन्हीं चीज़ों पे लेके हम लोग चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से देश के अंदर एक बदलाव आया है, जिस तरह से चेंज हुआ है कि लोग आज हिंदू मुसलमान पे यूनिवर्सिटियों के अंदर भी राजनीति कर रहे हैं और देश के अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से जेएनयू की घटनाएं हुई आपने देखा होगा, क्या लगता है आप इसको किस नज़र में देखते हैं? एक यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें हों तो उन पर एक्शन तो निश्चित होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसे तूल दिया गया, जिस तरह से उसे बढ़ावा दिया गया, अगर कोई भारत के खिलाफ काम करता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं एकदम राजनीति का एकदम अड्डा बनते जा रहे हैं, छात्र नेता छात्राओं की समस्याओं से अलग होकर राजनीति के लिए या राजनीतिकों के लिए काम करने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता। और छात्र संघ से निकली हुई राजनीति के वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से देश की परिस्थितियों के बारे में, समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। एक वो आदमी जो किसी संघर्ष ना किया हो, जिसने समस्याओं को ना रूबरू हुआ हो,
वो आदमी राजनीति में विधायक चुन के या कुछ करता है, एक वो आदमी जो सारी चीज़ों से निकल कर आता है राजनीति में करता है। तो मैं समझता हूँ छात्र संघ से निकले हुए लोग ज़्यादा बेहतर राजनीति में उन लोगों ने इस देश में योगदान दिया है। कमल अख्तर जी, जिस तरीके से छात्र राजनीति की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, युवाओं ने अखिलेश यादव जी को पूरा समर्थन दिया। मुझे लगता है कि इस सरकार को बनाने में युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से युवाओं ने समर्थन दिया, युवाओं की जो समस्याएं थी, युवाओं के जो सपने थे, क्या इस सरकार ने पूरे किए? नहीं, निश्चित तौर पर मैं अकेले अखिलेश जी की सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या मुलायम सिंह जी राजनीति में रहे, उन्होंने हमेशा नौजवानों को बढ़ाने का काम किया, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कमाल अख्तर आपके सामने है। मैं एक मामूली से घर का आदमी था, एक यूनिवर्सिटी से निकला हुआ छात्र था, दिल्ली से लाके एक पार्लियामेंट में देश की बड़ी पंचायत में मुलायम सिंह जी को भेज देना, ये इस बात का सबूत है कि वो नौजवानों को आगे बढ़ाने के समर्थक थे, सार्थक थे। आप ये देखिए, जब 21वीं सदी के अंदर दुनिया चांद पे जा रही है, जब हमारे नौजवान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता यहाँ जाते थे और उनको सिर्फ नौकरियों से इसलिए बाहर कर दिया जाता था कि सारी डिग्री होने के बावजूद, टैलेंटेड होने के बावजूद, कि वो अच्छी तरह से कंप्यूटर के अंदर एक्सपर्ट नहीं थे। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि हम लोग सरकार में थे कि हम लोग ये ऐसा कुछ काम करें, ऐसी चीज़ें लेके आएँ कि हमारे नौजवान बम्बई, दिल्ली के लोगों के सामने पिछड़े नहीं। और ये मैं कह सकता हूँ आज कम से कम उत्तर प्रदेश में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया, लोगों को कंप्यूटर लैपटॉप दिए, तो कम से कम आने वाली नस्लें हमारी ये नहीं कह सकती या बच्चे इसलिए नौकरियों से बाहर नहीं हो सकते कि वो कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं थे। कमल अख्तर जी, नौजवानों की आपने बात की, आपने पार्टी में नौजवानों को बढ़ाने की भी बात की, और नौजवानों को बढ़ाने में चाहे नेताजी हों चाहे अखिलेश जी ने बढ़ाया भी, उनको पद भी दिए अपने पार्टी में। लेकिन जिस तरीके से विगत दिनों आपसी कलह में नौजवानों को बेइज्जत किया गया, उनको पार्टी से निष्कासित किया, कहीं नहीं लगता कि नौजवानों के दिलों में ठेस पहुंची है? देखिए, हर आदमी किसी ना किसी को आदर्श मान के राजनीति करता है। हम मुलायम सिंह जी को आदर्श मान कर राजनीति करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी का हर नौजवान, चाहे वो कमाल अख्तर हो, मुख्यमंत्री अखिलेश जी हों या और नौजवान हो, तो जब परिवार बड़ा होता है, परिवार के अंदर समस्याएं भी होती हैं, चीज़ भी होती हैं, और कोई अभिभावक है, नेताजी हमारे अभिभावक हैं, नेताजी जब मुख्यमंत्री जी को निर्देशित कर सकते हैं तो नौजवान छात्रों को भी निर्देशित कर सकते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से लोगों को पार्टी से निकाला गया है, सभा के लोगों को, आपका क्या मानना है, उनको पार्टी में वापस होना चाहिए था? देश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा दिल का नेता कोई है नहीं। जिन लोगों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी पे गोलियां चलाई, या जिन लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में अपशब्द कहे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उन लोगों को राज्यसभा के अंदर भेजने का काम किया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उन लोगों को मंत्री बनाने का काम किया, माननीय मुलायम सिंह जी ने उन लोगों को, जब उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो निश्चित तौर पर माननीय नेताजी का इतना बड़ा दिल है, उन लोगों ने उन चीज़ों को भूल के माननीय नेताजी ने उन्हें सम्मान देने में कहीं कोई कसर नहीं करी। ये तो नौजवान हैं, अगर कमी हुई तो हमारे नेताजी हमारे अभिभावक हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे नेता हैं, तो नेताजी के हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के हम सारे लोग सरेआम माफ़ी मांग सकते हैं, और हम लोगों को पूरा विश्वास है नेताजी हमें माफ़ कर सकते हैं। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर कमाल अख्तर जी। कमाल अख्तर जी, जिस तरीके से राजनीति में आपने युवजन सभा के जो लोगों के साथ हुआ, तो आप क्या लग रहा है कि आप कोई पहल अपनी तरफ से कर रहे हैं कि उनकी वापसी जल्दी हो? नहीं, मैं अपनी तरफ से क्या, पार्टी का कुछ नियम, नीति, सिद्धांत होते हैं। अब वो सारे लोग नेताजी से मिले हैं, अपनी बात उन्होंने रखी जो उन पे आरोप थे, और हम लोगों को जल्दी विश्वास है कि नेताजी का आशीर्वाद हम लोगों को या उन लोगों को फिर मिलेगा। कमाल अख्तर जी, आप जिस तरीके से पूरे प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, युवाओं का भी काफ़ी बड़ा धड़ा आपका समर्थक है, आप लगता नहीं जिस तरीके से अंतर्कलह परिवार में हुई उससे पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ? जहाँ तक सवाल है नेताजी का कद, नेताजी के काम, नेताजी के सिद्धांत, नेताजी की नीति, और जो वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं,
तो ये छोटी चीज़ें जो वो बहुत पीछे रह जाती हैं। और जब जो अखिलेश यादव जी ने नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, दूसरे हर वर्ग के लिए जो काम किए हैं, जो एक विकास की बहर मुख्यमंत्री जी ने बहाई है, आज एक्सप्रेसवे, वो एक्सप्रेसवे जो मैं समझता हूँ एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मुख्यमंत्री जी ने बना दिया। उसके बाद पूर्वांचल तक, उसे पूर्वांचल एक्सप्रेस का आप शिलान्यास मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। मेट्रो जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थी उसको बना दिया। 65 लाख नौजवानों को हम लोगों ने 65 लाख माता बहनों को समाजवादी पेंशन दे दी। 15 लाख से ज़्यादा लैपटॉप दे दिए। नौजवानों को बेरोज़गारी भत्ता दे दिया। खिलाड़ियों को और दूसरे लोगों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को यश भारती से सम्मानित कर दिया। हज़ारों करोड़ों गरीबों को जो है दूसरी योजनाओं के अंदर 108, 102 ये जो काम किए हैं, तो इन कामों के आगे मैं नहीं समझता ये जो पारिवारिक चीज़ें हैं, ये तो परिवार जब बड़ा होता है तो छोटी मोटी समस्याएं हो जाती हैं। आपकी पार्टी का एक बड़ा धड़ा मानता है कि अगर टिकट का जिस तरीके से वितरण हो रहा है उससे अखिलेश यादव अंदरूनी तौर पर संतुष्ट है। अगर पूरा अधिकार टिकट का अखिलेश यादव को दिया जाए तो मुझे लगता है कि पार्टी की स्थिति अगले चुनाव में और बेहतर होगी। देखिए, माननीय नेताजी सर्वोपरि हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब आज तक जितने भी फैसले हुए हैं वो नेताजी ने, अखिलेश जी तो मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं, शिवपाल जी बड़े नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, रामगोपाल जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो तो अलग बात है। नेताजी तो एक मामूली से कार्यकर्ता के ज़िले से बुला के ये पूछ लेते हैं कि कौन सी सीट पे कौन सा आदमी अच्छा लड़ रहा है। नेताजी की जो रिपोर्ट होती है, मैं नहीं समझता उस रिपोर्ट को पूरे हिंदुस्तान में कोई एजेंसी भी चैलेंज कर सकती है। जब एक छोटे से वर्कर से, एक विधायक से नेताजी राय करते हैं तो निश्चित तौर पर अखिलेश जी या सारे लोगों से राय के बाद ही नेताजी कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। अमर सिंह ने कहा कि न खाता न बही, जो नेताजी ने कहा वही सही। निश्चित तौर पर उन्होंने ठीक कहा। खाता बही का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के आज तक जो भी निर्णय नेताजी ने लिए हैं वो निर्णय सर्वोपरि रहे और समाजवादी पार्टी के हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता ने या बड़े नेता ने उन आदेशों को मानने का काम किया। कौमी एकता दल और पार्टियों को जो एक गठबंधन हुआ या विलय हुआ, तो आप व्यक्तिगत रूप से कितना सहमत हैं कि इस गलत हुआ या सही हुआ, जबकि अखिलेश यादव इसका पूरा विरोध कर रहे थे? देखिए, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है, तो उन सोच के अकॉर्डिंग अगर कहीं कोई आदमी या लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, तो मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी राय थी वो रखी और निर्णय सर्वोपरि नेताजी को लेना है, तो नेताजी ने जो बेहतर समझा, जो सही नेताजी ने समझा होगा वो निर्णय लिया, पूरी पार्टी उसको मान ली है। मालूम है जिस तरीके से बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सभी लोग एक खास बिरादरी यानी कि मोहम्मडन का जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं लगता है कि ये जो वोट बैंक अगर आपस में बटेगा तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा? मोहम्मडन या मुसलमान कोई वोट बैंक नहीं है जी। आज मैं समझता हूँ लिटरेसी के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान तबके के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। आज अगर लोग कहते हैं, मायावती जी कहती हैं कि मुसलमान उनके साथ है, तो अकेले टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मुसलमानों का नाम लेने से मुसलमान उनके साथ नहीं हो जाता। या कांग्रेस पार्टी कहने लगे कि मुसलमान उनके साथ है, तो उनके टीवी पे कह देने से मुसलमान उनके साथ नहीं है। मुसलमान ये देख रहा है कि जब 5 साल मायावती जी की सरकार थी तो क्या एक मुसलमान कोई नौजवान उर्दू के नाम पे रोजी रोटी से जोड़ा मायावती जी ने? मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के इतिहास को लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के समय पे उनका क्या रोल रहा, या ताला खुलवाने में उनका क्या रहा, या 35 साल या देश की आज़ादी में जो 70 साल में 55 साल 50 साल राजनीति करने वाले लोगों ने मुसलमानों को क्या काम किया। तो मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए नहीं है कि मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं या मुलायम सिंह जी हैं, लेकिन जो काम मुलायम सिंह जी ने किए, जो लोगों के लिए, मुसलमानों के हक में या अल्पसंख्यकों के लिए काम किए, भाई मुलायम सिंह जी की सरकार बनी, पहली बार उर्दू के नाम पे रोजी रोटी से मुसलमानों को जोड़ने का काम किया, दूसरी बार सरकार मिली तो उन्हें रोज़गार मिला, अखिलेश जी की मिली तो उन्हें रोज़गार मिला। सबसे ज़्यादा टिकट वेस्ट यूपी में मुसलमानों को बसपा ने दिया, समाजवादी पार्टी इसमें पीछे रही। उनका कहना है कि सबसे बड़ा हितैषी हम ही है कि हम इस मुख्य धारा में सबसे ज़्यादा ला रहे हैं।
हर मुसलमान इस बात को जानता है कि टिकट देने से या टिकट की संख्या बढ़ाने से उनकी हमदर्दी नहीं है। जहाँ जीतने वाली सीट है वहाँ अगर टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पे मुसलमानों को फ़ायदा है। अब अगर हम लोग टिकट ऐसी जगह दे दें जहाँ मुसलमान जीते नहीं और संख्या बता दें कि हमने 110 दे दिए, तो टिकट देने से मुसलमानों में कोई वो मैं नहीं समझता कि उनकी हमदर्दी या वो है। टिकट सब पार्टियां देती हैं, समाजवादी भी पार्टी देती है। अब असदुद्दीन ओवैसी है, न जाने कितने मुसलमान उम्मीदवार लड़ाएंगे। ओवैसी जी की बात हो रही है, ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी कंडी लड़ा, क्या लगता है कोई असर रहेगा ओवैसी जी का? ओवैसी जी सिर्फ इस नाम पे, भाषण के नाम पे अगर चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो बात ठीक है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब कभी भी कोई मामला उत्तर प्रदेश का हुआ तो ओवैसी जी का कई रोल उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हक में कभी कोई आवाज़ उन्होंने उठाने का काम किया और उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी जानता है। और जो रिजल्ट हुआ था बिहार के अंदर, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनका वही रिजल्ट होने जा रहा है। नोटबंदी के मामले में ओवैसी जी ने कहा कि सरकार बैंक्स अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कम लगा रही, एटीएम में पैसा नहीं निकल रहा है, तो क्या लगता है कि कहीं एटीएम या बैंक सरकार के द्वारा चल रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि पैसा एटीएम आपके क्षेत्र में लगा है तो नहीं निकल रहा, हमारे क्षेत्र में निकल रहा? तो इसको आप किस रूप में लेते हैं? ये इस तरीके का बयान, क्या आप इसको भारत विरोधी मानते हैं या राष्ट्र नहीं? देखिए मैं उनका राजनीतिक मैं उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, इतना ज़रूर मान सकता हूँ कि मुस्लिम एरिया के अंदर बैंकों की तादाद कम है, लेकिन ये बिल्कुल मैं नहीं मान सकता कि साहब मुसलमानों के यहाँ पैसा नहीं मिल रहा, हिंदुओं के यहाँ पैसा मिल रहा है, या हिंदुओं के नहीं मिल रहा या मुसलमानों के मिल रहा है। ये अपना उनका राजनीतिक स्टैंड हो सकता है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आदमी लाइन में नहीं है। कोई आज अंबानी साहब, आपके मालिया साहब या कोई बड़ा उद्योगपति या कोई बड़ा नेता आपने लाइन में नहीं देखा होगा। आज वो गरीब आदमी लाइन में है जो गरीब आदमी मजदूरी कर कर, खेत किसानी कर कर अपने परिवार को पालता है। आप किसी भी योजना को, किसी भी स्कीम को आप सीधा किसी भी चीज़ में जोड़ दें, किसी भी चीज़ को कर दें। सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वो लोग पहले इंतज़ाम करते। आज पूरा देश लाइन में लगा हुआ, पूरा देश परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। आज लोगों को शादी के लिए परेशानी, लोगों को दवाई के लिए परेशानी, बच्चों की फीस के लिए परेशानी, तो निश्चित तौर पर पूरा देश परेशान है। कमाल अख्तर जी, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेना होगा हमें छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कमाल अख्तर जी से, हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कमाल अख्तर जी। कमाल अख्तर जी, आपकी विभाग की NFSA योजना है जिसके तहत आप लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या लाभ हो रहा है इससे आम जनता को? जब मेरे को ये दायित्व मिला तो हमने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में विभाग मिलने के तीसरे दिन खास सुरक्षा अधिनियम हम लोगों ने लागू करने का काम किया। NFSA हम लोगों ने लागू किया, 2 चरणों में लागू किया, 1 जनवरी 2016 को और 1 मार्च 2016 को। इस योजना के अंतर्गत हम 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और 1 यूनिट पर 5 किलो, यदि किसी के 5 यूनिट है तो 25 किलो, 7 यूनिट है तो 35 किलो और 10 यूनिट है तो 50 किलो हम लोग चावल और गेहूं देने का काम कर रहे थे। इस योजना के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गरीब आदमी ये नहीं कह सकता कि वो आदमी भूख की वजह से भूखा सोया। कमाल अख्तर जी, एक राशन वितरण प्रणाली में एक सबसे बड़ी खामी है कोटा वितरण। जिस तरीके से आप लोग हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे कि हर कोटा जो कोटा धारक है वो बेईमानी करता है, लोगों तक राशन नहीं पहुंचाता है और इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होता है, लोग अपने चहेतों को देते हैं। इसको नियंत्रण करने के लिए कोई खास आपने योजना लाई? देखिए, हम लोगों ने अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरा प्रयास किया और हम लोग उसमें सफल भी हुए। जब हम लोगों पर विभाग आया तो हम लोगों ने अंतर जनपदीय एक टीम बनाकर उन लोगों की जांच की। हमने अभी रतन टाटा जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ई-POS मशीन जो है, जो डिवाइस सिस्टम है, उसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टाटा की सहयोग से हम लोगों ने लखनऊ के अंदर लगाया और अभी हम लोगों ने 1500 मशीनों के लिए डेस्को के माध्यम से हम लोगों ने टेंडर किया है। ये भी बात कर रहे थे कि टाटा ने कंसेशन के रूप में लिया तो हम लोगों ने ये पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी अर्बन एरिया हैं उसका सबका टेंडर कर दिया और मैं समझता हूँ महीना 1.5 महीना के अंदर हम लोग ये POS मशीन के थ्रू राशन वितरण कराएंगे और उसको हमने आधार बेस लिंक किया है
और जो जिनके पास आधार नहीं है, क्योंकि अभी पूरी तरह से सैचुरेट आधार नहीं था, तो उनको मोबाइल बेस लिंक कर दिया। अब उसको मशीन लगने के बाद जो भी उपभोक्ता उसके पास जाएगा, तो दो तरह की शिकायतें आती थी कि एक राशन डीलर हम लोगों को अगर हमारे 10 यूनिट हैं तो उससे कम राशन दे रहा है। एक कहीं कहीं शिकायत आती थी कि साहब हमसे 2 रुपये किलो न लेके 3 रुपये किलो या 4 रुपये किलो ले जा रहे हैं। तो उस मशीन में जब वो अपना कार्ड नंबर पड़ेगा, कार्ड नंबर पड़ने के बाद जब वो ऑन हो जाएगी, तो ऑन होने के बाद ये उसके अंदर एक चिट निकल कर बाहर आ जाएगी जो ये दर्शाएगी कि उसको कितने यूनिट राशन मिलना, कितना पैसा देना, कितनी चीनी मिलनी, कितना चावल मिलना, कितना गेहूँ मिलना। काफ़ी घोटाले की शिकायत आई थी कि कोटा धारक का भी घोटाला करना। कितने कोटा धारकों पे कार्रवाई की आपने पूरे प्रदेश में? मैं समझ रहा हूँ जब जहाँ शिकायतें मिलती हैं तो हज़ारों कोटेदार ऐसे हैं जिनके खिलाफ शिकायतें हुई, 3/7 के मुकदमे लगे, उन लोगों के कोटे निरस्त हुए, नए लोगों को कोटे भी मिले। तो निश्चित तौर पे जहाँ भी शिकायत आती है पूरी गंभीरता के साथ, अकेले कोटेदार नहीं, जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई करने का काम किया है। आपके पास जो विभाग है वो निश्चित रूप से सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। प्रदेश सरकार ने या आपने कौन कौन सी और योजनाएं बनाई हैं जिनसे इस विभाग के द्वारा जनता को और लाभ मिले? हम लोगों ने एक बीमारी जो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अंदर, गर्भवती माओं के अंदर ग्रह करती जा रही थी, जकड़ती जा रही थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। और हम लोगों ने डबल फोर्टिफाइड नमक, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश अकेला प्रांत ऐसा है जिसने सबसे पहले 10 जनपदों के अंदर हम लोगों ने डबल फोर्टिफाइड नमक लॉन्च करने का काम किया, और वो बट रहा है। जो एनीमिया की बीमारी थी, कुपोषण की बीमारी थी, जो बच्चों के अंदर खून की कमी थी, महिलाओं के अंदर कुपोषण की बीमारियाँ थी, उसको चिन्हित करके जो सर्वे था उसमें जो बड़े जनपद थे जिनके अंदर ये रोग ज़्यादा फैला हुआ था, उनके अंदर हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में समाजवादी नमक लॉन्च किया है। और उस दिन रतन टाटा जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भी ओपनिंग की है। और अगले महीने से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में नमक बांटने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इस नमक के बंटने से और आगे इस योजना को विस्तार करने के बाद उत्तर प्रदेश से कुपोषण और एनीमिया जैसी बीमारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी अब चुनाव आ गया है, आप क्या आधार माने समाजवादी पार्टी ही इस बार दोबारा सत्ता में है? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 5 साल के सरकार के अंदर काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम है, अपने आप में मिसाल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर दोबारा 2017 के चुनाव के अंदर विकास के नाम पर वोट देगी। कमल अख्तर जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ की राजनीति करते हैं, वहीं से विधायक भी हैं। पिछले दिनों जो वहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए, उससे कहीं ना लगता है कि अल्पसंख्यकों का विश्वास सरकार से घटा कि वो दंगे नहीं रोक पाई? देखिए, मैं जहाँ तक कहता हूँ ये विपक्षियों का आरोप है। अगर आज इस प्रांत के अंदर, इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ 20 करोड़ की आबादी के अंदर 18% मुसलमान रहता हो, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों में अगर किसी ज़मीन को लेकर विवाद होता है तो लोग उसे भी सांप्रदायिक दंगा दिखा देते हैं। कहीं पर हिंदू मुसलमान भाइयों को लेकर दुकान पे चाय के लिए झगड़ा होता है तो उसे भी सांप्रदायिक दिखा देते हैं। कहीं कोई किसी तरह का कोई विवाद अगर मंदिर को लेकर होता तो उसे भी सांप्रदायिक दंगा, इस तरह का प्रचार प्रसार समाजवादी पार्टी के खिलाफ करते हैं। कमल अख्तर जी आप प्रदेश के मंत्री हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जिस तरीके से कमल अख्तर जी की कार्यशैली है विकास कराने की, वो अपने क्षेत्र तक सीमित रह गई है। चाहे बिजली घर बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, वो पूरे प्रदेश की नहीं सोचते बल्कि अपना सीमित एक दायरा उन्होंने वहाँ कर लिया है, उसी पे सोचते रहते हैं। देखिए, मेरे विरोधियों का प्रचार है, मैं सरकार का हिस्सा हूँ। अगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर तहसील पे अगर वो बनाते हैं, बिजली घर बनाते हैं और मेरे विधानसभा की तहसील पे बनता है, तो इस पर मुझे क्षेत्रवाद नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की कृपा से। अगर मुख्यमंत्री जी जहां बिजली की 24 घंटे करने के लिए 18 घंटे के लिए बिजली घर बनाते हैं और मेरा क्षेत्र जो सदियों से उपेक्षित था, पिछड़ा था और वहाँ बिजली का कोई इंतज़ाम ही नहीं था, अगर वहाँ अधिक बिजली घर बन जाते हैं तो उसमें किसी को ये कह देना कि मैं क्षेत्रवाद कर रहा हूँ, वो गलत है। कमल अख्तर जी, एक बड़ा आरोप लगता है कि आप खनन माफियाओं को संरक्षण देते हैं अपने क्षेत्र में। देखिए, अगर मेरे परिवार का कोई आदमी पट्टा चलाता हो
या मेरे परिवार के आदमी पे कोई पट्टा हो या मेरे किसी आदमी पे पट्टा हो तो मेरे ऊपर आरोप लगाएं। तो ये मेरे विरोधी लोग हैं और ये सारे वो लोग हैं जो पहले खनन माफिया रहे, जो पहले इस तरह के काम करते रहे, तो उन लोगों के आरोप हैं। आरोप तो तब होता है ना कि तब हम लोग के नाम पट्टा हो या हम लोग पट्टा चला रहे हों या हम अवैध खनन कर रहे हों। क्षेत्र में जब विरोधियों को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो उनके पास इस तरह के आरोप लगाने के अलावा कोई चीज़ बचती नहीं है। कमाल अख्तर जी, आप अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, उसके बाद भी आपकी पत्नी लोकसभा चुनाव हार गई। देखिए, मैंने कहा ये मेरा दुर्भाग्य है या इस देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई चीज़ हिंदू और मुसलमान के नाम पे किसी चीज़ का फैसला होने लगे तो निश्चित तौर पे जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो तो हार ही जाएंगे। मुझे मौका मिला सेवा करने का, मैंने कभी अपने जीवन में कोई सेवा हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई या जात बिरादरी या धर्म के नाम पे नहीं की। और जब लोगों ने लोकसभा में फैसला हिंदू मुसलमान के नाम पे किया तो निश्चित तौर पर जहाँ पर मुस्लिम वोट 5 लाख हो और हिंदू वोट जहाँ पर 12 लाख हो तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट जो आना चाहिए था वही आया। अमरोहा क्षेत्र से आप वहाँ के जो सांसद हैं, आपका कहना है कांग्रेस में थे और अब सांसद बन गए थोड़े दिन में, तो आप वहाँ उनके कार्यों से कितना संतुष्ट? कोई काम हो तो मैं संतुष्ट भी हूँ, जब कोई काम ही नहीं हुआ तो संतुष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं क्या संतुष्ट हूँ, वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, अकेले मेरे यहाँ का सांसद नहीं कह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जो 70 सांसद हैं उनसे कोई जनता संतुष्ट नहीं है। व्यक्तिगत हम सांसद जी की बात करते हैं, उनका समर्थकों का कहना है कि जिस तरीके से सांसद जी ने अपनी व्यक्तिगत निधि खोल रखी है और गरीबों का कल्याण कर रहे हैं, गरीबों की हर समस्या का समाधान कर रहे हैं, उससे वहाँ की क्षेत्र जनता अन्य लोकसभा क्षेत्र। देखिए, मेरे उनसे वैचारिक मतभेद हैं। मैं कोई कमेंट्स करूँगा तो निश्चित तौर पे वो उसका जवाब यही देंगे कि साहब ऐसा नहीं है। तो ये तो लोगों को पूछना चाहिए। चुनाव से पहले वहाँ गरीबों की लड़कियों की शादी होती थी, अब गरीबों की लड़की शादी, गरीब लोग रहने ही बंद हो गए जब से चुनाव जीते हैं, शादी होने ही बंद हो गई। पहले गरीबों के लिए डिस्पेंसरी वैन चलती थी, अब हमारे क्षेत्र में लोग ही बीमार होने बंद हो गए क्योंकि डिस्पेंसरी की जो वैन थी अब वो आनी ही बंद हो गई क्योंकि वो सांसद बन गए। जो सेवा भाव के काम वो चुनाव से पहले करते थे, सेवा भाव से पहले वो टीचर्स डे पे टीचरों को बुला के चादर देते थे, लड़कियों की शादी करते थे, वैन चलाते थे, तो सांसद बनने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आपको मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी सरकार पे? निश्चित तौर पर जो काम अखिलेश यादव जी ने किए हैं वो क्या है, पुलिस विभाग के लिए किए हों, स्वास्थ्य विभाग में किए हों, खाद्य रसद विभाग में किए हों, पर्यटन विभाग में किए हों, आप मुझे बताओ आज तक किसी आदमी ने सोचा था? एक माँ बाप, आप श्रवण कुमार को आज हर नौजवान आदर्श इसलिए मानता है कि वो बूढ़ी माँ बाप को कंधे पे बिठा के 4 धाम की यात्रा कराने ले गया था। आज अखिलेश यादव ने वो हज़ारों बूढ़े माँ बाप जिनके बेटों के पास ये गुंजाइश नहीं थी कि वो अमरनाथ चले जाएं, वो मैयर चले जाएं, वो काशी चले जाएं, वो अजमेर चले जाएं, वो हज़ारों माँ बाप की श्रवण यात्राएं निकाल के माननीय मुख्यमंत्री ने उनका सपना पूरा करने का काम किया। आज तक इतिहास में शायद किसी सरकार ने वो काम नहीं किया जो अखिलेश यादव जी ने काम किया। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर जी। आपका मानना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट देगी और इस बार पुनः अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों को देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड सहारनपुर।